इस कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर फैमिली से। ये फैमिली लिन फैमिली के नाम से जानी जाती है। इस फैमिली का हेड मिस्टर लिन होता है, जो कि कोरिया के अपने प्रीफेक्चर का एक जाना माना अमीर आदमी होता है। बचपन से ही ये शेन शिंग नाम के एक छोटे से बच्चे को, जो कि अनाथ होता है, उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। मिस्टर लिन शेन शिंग को पसंद करते हैं, लेकिन उनके शेन को पसंद करने की वजह से ही लिन फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो शेन को पसंद नहीं करते और वो सभी लोग शेन को सिर्फ घर से बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ समय बीतता है, लेकिन लिन फैमिली में सभी लोगों का व्यवहार शेन के साथ सेम रहता है। बड़े होते दौरान मिस्टर लिन शेन की शादी अपनी ग्रैंड डॉटर से करवा देते हैं। हालांकि ये चीज क्विंग शिंग, जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर होती है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और शादी होने के 3 साल बाद भी वो शिंग के साथ एक नौकर जैसा व्यवहार करती। अब एक दिन लिन फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग शेन को एक झूठे हरासमेंट के केस में फंसा देते हैं, जिसके बाद वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। शेन के साथ खूब मार पिटाई होती है। शेन को मरवाने का काम भी लिन फैमिली ने ही किया था। जिस रात शेन के साथ ये सब होता है, उसी रात शेन की किस्मत भी बदलती है। शेन जब उन गुंडों से मार खाता है तो वो बेहोश हो जाता है एंड बेहोशी के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अलग सी दुनिया में पाता है, जहां पर उसके सामने एक ऑलमाइटी उसकी किस्मत को बदलने की बात करता है। शेन कंफ्यूज होता है कि जो ये ऑलमाइटी आदमी उसके सामने है वो कौन है। वो आदमी शेन को बताता है कि वो ड्रैगन का डिसेंडेंट है, यानी कि ड्रैगन फैमिली का एक वारिस है। शेन ये सब बातें सुनने के बावजूद जो ड्रैगन उसके सामने होता है उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, जिसके बाद वहां पर एक आदमी की प्रेजेंस शेन को महसूस होती है। वो आदमी शेन से कहता है, मैं कौन हूँ? अगर तुम्हारे अलावा मेरा कोई और वारिस होता तो मैं अपनी विरासत उसे दे देता, तुम्हें नहीं। शेन ये बात सुनकर समझ जाता है कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो उसका फादर है। शेन का फादर इस उम्मीद में शेन को अपनी विरासत दे देता है कि वो आगे चलकर उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। शेन के पास अब उसकी फैमिली की पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद शेन दोबारा बेहोश हो जाता है। इस बार शेन की आंखें अस्पताल में खुलती हैं, जहां पर वो अपने सामने 2 फीमेल्स को देखता है। शेन उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एक वुमेन आ जाती है जो कि उसे कहती है कि उसे अभी चोट लगी है, इसीलिए उसे खड़े नहीं होना चाहिए और डॉक्टर्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। शेन थोड़ी देर बैठता है। उसे रियलाइज होता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा है, वो ड्रैगन का डिसेंडेंट है। शेन को मेडिकल बुक्स एंड सेलेस्टियल मार्शल आर्ट्स के बारे में पता चलता है, जो कि उसकी फैमिली की ही विरासत होती है। शेन के सामने जो फीमेल खड़ी होती है उसका नाम मिस सू होता है। मिस सू को उसकी मेड बताती है कि डॉक्टर अब आ चुके हैं। अपनी मेड के ये कहते ही मिस सू शेन को कहती है कि अब वो वहां से जा रही है क्योंकि डॉक्टर आने वाले हैं। शेन मिस सू को शुक्रिया कहता है एंड मिस सू से उनका नाम पूछता है। शेन ये भी कहता है कि वो इस एहसान को जरूर चुकता करेगा। मिस सू शेन की तरफ देखती है एंड उसे रियलाइज होता है कि शेन की इंजरीज अब ठीक हो चुकी हैं। मिस सू शेन को कहती है कि उसे उनको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने शेन को इसीलिए बचाया ताकि उसके इस भलाई के बदौलत उसके ग्रैंडफादर ठीक हो पाए। शेन ये सुनकर मिस सू से उनके ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है, जिसके बाद मिस सू शेन को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। अब क्योंकि अभी तक शेन को मेडिकल नॉलेज, जो कि उसके फैमिली की विरासत होती है, वो मिल चुकी होती है, इसीलिए शेन मिस सू से उनके ग्रैंडफादर से मिलने की बात करता है। इस चीज के लिए मिस सू मान भी जाती है एंड वो शेन को अपने साथ अपने ग्रैंडफादर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी एक डॉक्टर होता है जो कि उन्हें एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ये डॉक्टर एक जाना माना डॉक्टर होता है। जैसे ही शेन उस डॉक्टर की बात सुनता है वो वहां पर आता है एंड उस डॉक्टर को कहता है कि क्या तुम इस चीज के बारे में श्योर हो, एंड वो उसके प्रिस्क्रिप्शन को चैलेंज करने लगता है। शेन ये भी कहता है कि उन्हें मिस्टर सू को जल्दी से ही ट्रीट करना होगा, नहीं तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। शेन को ये सब कहता हुआ देखकर मिस सू शेन को समझाती है कि उसे इतने बड़े डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। वो बड़ा डॉक्टर भी अब शेन को डांटने लगता है एंड उसे बताता है कि मिस्टर सू अब ठीक है। शेन दोबारा से कहता है कि अगर मिस्टर सू को कुछ हो गया तो क्या वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। शेन के ऐसे कहते ही वो डॉक्टर शेन को बताता है कि वो बिल्कुल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तभी अचानक से मिस्टर सू के मुंह से खून निकलता है। अपने ग्रैंडफादर की खराब हालत को देखकर मिस सू उनके पास जाती है एंड वो अब डॉक्टर से क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि मिस्टर सू जो है वो अब ठीक है। डॉक्टर ये देखकर अब शॉक हो जाता है एंड वो कहता है कि उन्हें लगा था कि मिस्टर सू जो है वो अब ठीक है। मिस सू जल्दी से जल्दी डॉक्टर को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है। तभी शेन आगे आता है एंड मिस्टर सू के सर पर हाथ रखता है एंड कहता है कि मिस्टर सू की बॉडी जो है वो अब इस डिसीज को और ज्यादा नहीं सह सकती, उन्हें जल्दी से जल्दी एक सॉल्यूशन को ढूंढना होगा। मिस सू ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो शेन से कहती है कि अगर वो उसके ग्रैंडफादर को ठीक कर देता है तो उसकी फैमिली जो है वो उसकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलेगी एंड उसकी इस काइंडनेस को बहुत बड़े इनाम के साथ रीपे करेगी। शेन अपनी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है एंड मिस्टर शेन के बीमारी को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपने फादर की दी गई विरासत का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर सू के वाइटल्स को ठीक करता है, जिसके बाद मिस्टर सू को पहले से काफी अच्छा फील होता है।
मिस सू अपने ग्रैंडफादर को लेकर काफी ज्यादा चिंता में होती हैं। डॉक्टर मिस्टर सू की इस हालत को देखकर शॉक हो जाता है। मिस्टर सू पहले से ठीक दिखाई दे रहे होते हैं। शन भी ये देखकर थोड़ा रिलीफ फील करता है। मिस्टर सू शन के स्टेटमेंट के बाद उसे वादा करते हैं कि अब वो जो भी मांगेगा वो उसे दे देंगे। शन उनके इस ऑफर को ठुकरा देता है एंड कहता है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। शन मिस्टर सू को बताता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर ने उसकी मदद की थी एंड उसकी जान बचाई। शन की बात सुनकर मिस सू हंसने लगती हैं, जिसके बाद वो शन के पास जाती हैं एंड शन को बताती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो भी यही चीज करता। मिस सू अब अपना इंट्रोडक्शन शन को देती हैं। मिस सू का पूरा नाम सुवान होता है। ये दोनों अपनी इंट्रोडक्शन एक्सचेंज करते हैं। शन मन ही मन सुवान की तारीफ करता है। सुवान दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। आज से पहले शन ने किसी भी फीमेल को इतनी अच्छी तरीके से उसको ट्रीट करते हुए नहीं देखा था। मिस सू अब शन को अपने साथ लेकर जाती है, जिसके बाद वो शन से पूछती है कि उसके ग्रैंडफादर के पास अब कितना समय बचा है। पीछे से मिस्टर सू इस बात को सुन लेते हैं, जिसके बाद वो सुवेन से कहते हैं कि लाइफ एंड डेथ जो होते हैं वो किस्मत से तय किए जाते हैं, इसीलिए उसे इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सू आज बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसीलिए वो आज एक दावत करने की बात करते हैं। ये बात सुनकर शन इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो भी काफी ज्यादा डर्टी है। तभी शन के फोन में उसकी वाइफ का एक मैसेज आता है। क्विंगशिंग शन को बताती है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा वर्थलेस है, इतने लोगों से मार खाने के बावजूद भी वो बच गया। क्विंगशिंग शन को बताती है कि वो सबको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है एंड इसीलिए उसे दूसरों पर और बोझ नहीं बनना चाहिए और घर आ जाना चाहिए। शन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, अब क्योंकि उसे अपनी वाइफ की बात तो माननी ही थी, इसीलिए अब वो मिस्टर सू को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। सुवेन शन के साथ उसे डोर तक छोड़ने के लिए जाती है। उन दोनों के वहां से जाते ही मिस्टर सू अपने बॉडीगार्ड को शन शिंग के बैकग्राउंड को पता करने के बारे में कहता है। दूसरी ओर शन शिंग अब अपने घर पहुंचता है, जहां पर काफी सारे बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं एंड उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है। शन शिंग को देखते ही क्विंगशिंग उसे बताती है कि अब वो उसे डिवोर्स दे रही है एंड अब उसे शन शिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्विंगशिंग शन शिंग को इतना बेइज्जत करने के बाद अब उसे एक दूसरे आदमी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसका नाम यांगिन होता है एंड वो शन शुई ग्रुप का सीईओ भी होता है। क्विंगशिंग शन को बताती है कि यांगिंग उसका होने वाला हस्बैंड है एंड शन ये ना सोचे कि क्विंगशिंग ने उस पर चीट किया है, इसीलिए उसने अभी शन से यांगिन को इंट्रोड्यूस करवाया। क्विंगशिंग की बात सुनकर शन उसे कहता है कि उसे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि क्विंगशिंग ने उसे 3 सालों से अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट किया है एंड ना ही उसने कभी शन को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया। शन को इतना बोलता हुआ देखकर क्विंगशिंग उस पर चिढ़ जाती है एंड उसे जल्दी से डाइवोर्स पेपर को साइन करने के लिए कहती है। शन जल्दी से पेपर को साइन करता है एंड उन पेपर्स को क्विंगशिंग के मुंह पर फेंकते हुए कहता है कि आज के बाद उसका लिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। शन को ऐसा करता हुआ देखकर क्विंगशिंग दोबारा चिढ़ जाती है, जिसके बाद वो शन को बाहर तक फॉलो करती है एंड बाहर जाकर उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की। तभी शन को सुयान की आवाज आती है, जो कि शन को शन के घर पे छोड़ने के बाद भी उसका वहीं पर इंतजार कर रही होती है। सुयन की आवाज सुनकर शन अमेज्ड रह जाता है, जिसके बाद वो सुवेन के पास जाता है एंड उससे माफी मांगता है एंड उसे कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुयन शन को कहती है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए सुवेन के ग्रैंडफादर को शन की जरूरत है, इसीलिए वो उसे यहाँ पर लेने के लिए आई है। शन के पीछे से क्विंगशिंग एंड उसका होने वाला हस्बैंड यांगिन भी आते हैं, जो कि सुवेन को वहां पर देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। सुवेन काफी ज्यादा खूबसूरत होती है एंड ये खूबसूरती देखकर क्विंगशिंग एंड यांगिन को लगता है कि जरूर शनशिंग ने किसी एक्ट्रेस को हायर किया है। अब सुवेन शन को अपने साथ अपने मेंशन पर लेकर जाती है। दूसरी ओर मिस्टर सू का बॉडीगार्ड उनके लिए शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लाता है। उनका बॉडीगार्ड उन्हें बताता है कि शन शिंग एक अनाथ है एंड मिस्टर लिन ने उसकी बचपन से लेकर अब तक देखभाल की एंड उसे अपने घर का जमाई भी बनाया। मिस्टर सू लिन फैमिली के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड के ये सब बताने के बाद अब वो सोचने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये होता है कि शन के पीछे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है और वो उसने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ लिन फैमिली के लिए ही काम किया होगा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि शन के पास कोई मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेडिकल एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी शन ने मिस्टर सू को सिर्फ हाथ लगाकर ही ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से मिस्टर सू शन को एक मेडिकल जीनियस समझ रहे थे। लेकिन अपने बॉडीगार्ड की बताई हुई बातों को जानने के बाद मिस्टर सू को लगता है कि उन्होंने शन के बारे में ज्यादा ही सोच लिया एंड ये सिर्फ एक इत्तेफाक की बात थी कि उसके हाथ लगाने से वो ठीक हो गए थे। मिस्टर सू अपने बॉडीगार्ड को डॉक्टर सुन को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी ओर सुवेन
शेन को गेस्ट रूम में लेकर जाती है, जहां पर पहुंचने के बाद शेन सुवेन को कहता है कि उसे अभी कुछ तैयारी करनी है, इसीलिए वो उसके ग्रैंडफादर से तुरंत नहीं मिल सकता है। शेन की बात सुनने के बाद सुवेन डिसाइड करती है कि वो शेन को अब डिस्टर्ब नहीं करेगी, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाने लगती है। सुवेन के जाते ही शेन जल्दी से डोर को लॉक करता है एंड अब वो सोचने लग जाता है कि वो सुवेन के ग्रैंडफादर को अब कैसे ठीक करेगा, क्योंकि सुवेन के ग्रैंडफादर की जो डिसीज है वो काफी ज्यादा सीरियस है। अब क्योंकि शेन को कुछ ही समय पहले अपनी फैमिली की विरासत मिली होती है, इसीलिए वो फुल्ली अपनी विरासत को यूटिलाइज भी नहीं कर पाता। शेन अपने आप को शांत करता है, जिसके बाद वो अब कल्टीवेशन करने का डिसाइड करता है। भले ही शेन के पास मेडिसिनल स्किल्स होती हैं, लेकिन इन मेडिसिनल स्किल्स को यूज करने के लिए उसके बॉडी के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थोड़े समय तक कल्टीवेट करने के बाद शेन के पास एक बुक लगती है, जो कि ह्यूमन थेरेपी की बेसिक्स की बुक होती है। इस बुक के अंदर ऐसी रेसिपीज होती हैं जो कि ह्यूमंस को थेरेपी देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। शेन इस बुक को देखने के बाद अब अपना समय बर्बाद नहीं करता, वो जल्दी से एक मेड को बुलाता है एंड उससे कुछ सामान मंगाता है। दूसरी ओर डॉक्टर सन मिस्टर सू को बताते हैं कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मिस्टर सू सन से कहते हैं कि क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस चीज पर मिस्टर सन मना कर देते हैं। सुवेन अपने ग्रैंडफादर की हालत को देखकर काफी ज्यादा रो रही होती है, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर को शेन से मदद लेने के लिए कहती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें अब अपने किस्मत को एक्सेप्ट करना होगा। अपने ग्रैंडफादर को ऐसा कहता हुआ देखकर मिस सू और ज्यादा रोने लगती है। तभी वहां पर शेन पहुंचता है। शेन के हाथ में एक दवाई होती है, जो कि उसने खुद अपनी नॉलेज की मदद से बनाई होती है। वो दवाई देखने में काफी ज्यादा भद्दी होती है एंड उससे बहुत ज्यादा ही बेकार स्मेल आ रही होती है। उस दवाई को देखकर डॉक्टर सन को उल्टी हो जाती है एंड ये स्मेल सुवन एंड उसके ग्रैंडफादर को भी पसंद नहीं आती। शेन उन सभी को बताता है कि ये पिल उसने मेडिसिनल हर्ब से बनाई है। अब क्योंकि उसने पहली बार दवाई को बनाया है, तो ये दिखने में उतनी अच्छी नहीं है। शेन की बात सुनकर डॉक्टर सन उसे ताने मारने लगता है। शेन सबको समझाने की कोशिश करता है कि भले ही ये दवाई अच्छी नहीं दिखाई दे रही और भले ही इससे काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही हो, लेकिन उस दवाई के फायदे उन्हें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और अब क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता है भी नहीं, तो उन्हें इस चीज को ट्राई करना चाहिए। शेन की बात सुनने के बाद सुवन भी अपने ग्रैंडफादर को अब कन्विंस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद मिस्टर सू शेन से कहते हैं कि ये दवाई दिखने में काफी ज्यादा भद्दी है, आखिर मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर सन शेन की बनाई हुई दवाई को ध्यान से देखने लगते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि सच में ये दवाई चाइनीज हर्ब से बनी हुई है। डॉक्टर सन अब शेन से कहते हैं, अगर सच में ये दवाई मिस्टर सू को ठीक कर देती है, तो मैं जो कुछ भी तुमसे अभी तक कह चुका हूँ उसके लिए तुमसे माफी मांगूंगा। डॉक्टर सन की बात सुनकर शेन इस चीज पर राजी हो जाता है, जिसके बाद मिस्टर सू उस पिल को पकड़ते हैं। वो पिल को पकड़ते हुए काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जिसके बाद वो उस पिल को खा लेते हैं। सभी लोग उन्हें ऐसा करता हुआ देखते हुए काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। जैसे ही मिस्टर सू उस दवाई को खाते हैं, उन्हें काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लगते हैं एंड उनकी तबीयत अचानक से पहले से बेहतर हो जाती है। सुवेन एंड डॉक्टर सन मिस्टर सू को इतनी जल्दी ठीक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर सन नोटिस करता है कि मिस्टर सू बहुत जल्दी ही ठीक हो रहे हैं एंड वो दोबारा से वाइटैलिटी को रिगेन कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि अब एक ऑपरेशन के साथ मिस्टर सू की इस क्रिटिकल कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर सन शेन की बनाई हुई इस दवाई से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद वो शेन से इस दवाई के बारे में पूछते हैं, लेकिन शेन ये कह देता है कि इस दवाई को बनाने का तरीका एक सीक्रेट है। मिस्टर सू चलने लग जाते हैं एंड वो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो अब अपने इस विला को शेन के नाम कर देते हैं। कुछ समय बाद शेन एंड सुवेन उस विला को देखते हैं। शेन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि सच में उसे एक विला मिला है और उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपने में जी रहा है। शेन अपने इस समय को एंजॉय कर रहा होता है कि तभी पीछे से उसकी एक्स वाइफ आ जाती है, जो कि शेन को इतना एंजॉय करता हुआ देखकर उसे ताने मारती है एंड कहती है कि वो इस जैसी जगह पर रहने के लायक नहीं है। शेन क्विंगशिंग से कहता है कि वो यहीं पर रहता है। इस बात को सुनकर क्विंगशिंग एंड यांगिन जोर जोर से हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक बनाने लगते हैं। यांगिन अब अपने आदमी को शेन को पीटने के लिए भेजता है। जैसे ही उसका आदमी आगे आता है एंड सुवेन को देखता है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। सुवेन एक बहुत ही पावरफुल फिगर होती है। सुवेन यांगिन के भेजे हुए आदमी को पहले से ही जानती थी, इसीलिए वो उसे धमकाते हुए कहती है कि वो आज के बाद उन जैसे लोगों को यहाँ पर नहीं देखना चाहती। सुवेन की बात सुनकर वो आदमी डर जाता है, जिसके बाद वो क्विंगशिंग को जाकर थप्पड़ मार देता है। सुवेन अब शेन को अपने साथ ले जाने लगती है। दूसरी ओर अपने भेजे हुए आदमी को ऐसा करता हुआ देखकर यांगिन उससे पूछता है कि आखिर वो सुवेन से क्यों डर रहा है। यांगिन की बात सुनकर वो आदमी यांगिन को बेवकूफ कहता है। इसके बाद वो यांगिन को बताता है कि मिस सू जो है वो सू फैमिली से है एंड सू फैमिली बिनशिंग की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज में से एक है।
दूसरी ओर शेन शिंग एंड सुवान शेन के विला के अंदर जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही शेन सुवान को अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाता है। सुवैन को शेन के बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड वो उसके प्रेजेंटेशन के स्किल्स की तारीफ करती है। सुवैन शेन से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी एक्स वाइफ ने उसे डिवोर्स क्यों दिया। सुवान की बात सुनने के बाद शेन सुवान को बताता है कि क्विंगशिंग सिर्फ पेपर्स में ही उसकी वाइफ थी, वो लोग कभी भी क्लोज रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। ये बात सुनकर सुवन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो कहती है कि उसका ये कहने से क्या मतलब है। असल में बात ये होती है कि सुवैन को शेन पर क्रश होता है क्योंकि शेन ने सुवैन के ग्रैंडफादर को बचाने में मदद की थी एंड ये चीज सुवैन को काफी ज्यादा इंप्रेस कर देती है। सुवैन सोचती है कि उसके पास अभी भी शेन के साथ रहने का एक मौका बचा हुआ है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। शेन भी सुवैन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा होता है। अब वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। सुवैन अभी भी मन ही मन उन दोनों के आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचती है, जिसके बाद उन दोनों की वो मीटिंग खत्म होती है एंड सुवैन शेन को विला में छोड़कर अपने दूसरे घर जाने लगती है। अब क्योंकि सुवैन काफी ज्यादा अमीर होती है तो ये जाहिर सी बात थी कि एक ही सिटी में उसके मल्टीपल विलास या मेंशंस होंगे। गाड़ी में बैठते दौरान सुवैन का ड्राइवर उसे शेन के बारे में वार्न करता है एंड सुवैन से ये भी कहता है कि उसे शेन जैसे किसी आदमी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो सू फैमिली की ग्रैंड डॉटर है एंड फैमिली के लीडर भी सुवैन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए उसे शेन जैसे घटिया आदमी के साथ नहीं घूमना चाहिए। ये बात सुनकर सुवैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने ड्राइवर को धमकाती है एंड कहती है कि उसे अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए। सुवैन को पता होता है कि शेन जैसे लोग ही आगे चलकर अपना नाम बहुत बड़ा करते हैं। अब इस बात को 3 दिन बीत जाते हैं। इस दौरान शेन अपने विला में कल्टीवेट करता है। शेन को पता होता है कि अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर सकता, इसीलिए उसे अपना नाम बढ़ाने के लिए और खुद को ताकतवर बनाने के लिए लगातार कल्टीवेट करना होगा और अपनी इस फैमिली की विरासत को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। शेन अपनी पावर की मदद से एक स्पिरिचुअल माउंटेन के ऊपर होता है जिसका नाम लोंगशुआन माउंटेन होता है, लेकिन अभी के लिए लोंगशुआन माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा लो होती है। शेन किस्मत वाला होता है कि उसके फादर ने उसके लिए कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मेशन लोंगशुआन माउंटेन के रेडियस के अंदर छोड़ी होती है एंड ये चीज शेन की मदद करती है जल्दी से कल्टीवेट करने के लिए। शेन इतनी मेहनत सिर्फ सुवान के लिए करता है, हालांकि उसे इस चीज का रियलाइजेशन भी होता है कि उस जैसा आदमी सुवान जैसी ब्यूटी के लिए अपनी खुद की नजरों में ही अप्रोप्रिएट नहीं है। शेन को अभी भी अपनी फैमिली के बारे में और बहुत कुछ जानना होता है। इसी दौरान शेन के विला के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं। ये लोग यांगिन के साथ आए हुए गुंडे होते हैं जो कि शेन को सबक सिखाने के लिए उसके विला के बाहर आते हैं। वो लोग शेन को धमकाते हैं। शेन उन लोगों को बताता है कि उसका एंड सू फैमिली का एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है और अगर वो शेन से अभी पंगा लेते हैं तो इसका मतलब वो डायरेक्टली सू फैमिली से पंगा ले रहे हैं। शेन की बात सुनकर वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। शेन अब उन लोगों से कहता है, लेकिन ये बात नहीं है, मैं सू फैमिली के पीछे नहीं छुप रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे अभी पंगा लेते हो तो तुम्हें इस चीज का सबक मैं जरूर सिखाऊंगा और अगर मैं सबक ना भी सिखा पाया तो सू फैमिली बाद में चलकर तुमसे रिवेंज जरूर लेगी। ये बात सुनकर सभी लोग यांग की तरफ देखने लगते हैं। यांग उन सबको घबराया हुआ देखकर उन्हें फोर्सफुली शेन पर हमला करने के लिए कहता है। शेन उनकी बेवकूफी देखकर अब डिसअपॉइंट हो जाता है, जिसके बाद वो अपने एक ही मूव से उनके स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को गिरा देता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो यांग यिन को बताते हैं कि वो लोग शेन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर यांग यिन गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने ही आदमियों को मारता है एंड उन्हें दोबारा से शेन पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन इसी दौरान यांग यिन का फोन बजता है। फोन पर क्विंगशिंग होती है जो कि जल्दी से जल्दी यांग यिन को हॉस्पिटल बुलाती है क्योंकि मिस्टर लिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। दूसरी ओर शेन भी फोन पर चलती हुई इस बात को सुन लेता है एंड वो यांग यिन से मिस्टर लिन की हालत के बारे में पूछता है, लेकिन यांग यिन शेन को इस बारे में बताने से इनकार कर देता है, जिसके बाद यांग यिन वहां से चला जाता है। यांग यिन के आदमी अभी वहीं होते हैं। शेन सोचने लगता है कि भले ही मिस्टर लिन की बच्चों ने उसे काफी ज्यादा बुली किया हो, लेकिन मिस्टर लिन स्टार्टिंग से ही शेन के साथ अच्छा बर्ताव करते हुए आए हैं और अगर मिस्टर लिन को कुछ हो गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। शेन सोचता है कि उसे डॉक्टर सन की मदद लेनी चाहिए, जिसके बाद शेन पास में ही खड़े गुंडों से उनकी गाड़ी मांगता है एंड डॉक्टर सन के पास जाता है। मीनवाइल हॉस्पिटल में क्विंगशिंग अपने ग्रैंडफादर के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है एंड वो डॉक्टर से मदद की पुकार लगाती है। क्विंगशिंग ये तक कहती है कि चाहे जितना मर्जी पैसा लगे लगने दो, लेकिन उसके ग्रैंडफादर की जान जरूरी है। डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, उनके हॉस्पिटल में कोई इतना सीनियर नहीं है जो कि मिस्टर लिन के केस को हैंडल कर सके। तभी वहाँ पर यांग यिन पीछे से आता है एंड डॉक्टर को खूब सारे पैसे पकड़ाते हुए मिस्टर लिन को कुछ और दिन तक जिंदा रखवाने की बात करता है। यांग यिन इस शादी को अपने फायदे के लिए करवाने की सोचता है। तभी वहाँ पर शेन शिंग डॉक्टर सन के साथ पहुंचता है।
शेन डॉक्टर सन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। अब क्योंकि डॉक्टर सन एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर थे तो उस हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें जल्दी से पहचान जाता है, जिसके बाद वो उन्हें डायरेक्टली प्रोफेशनल थिएटर में लेकर जाता है। शेन को इतनी हाई पर्सनैलिटीज के साथ देखकर क्विंगशिंग हैरान होती है, लेकिन यांग इन इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। मीनवाइल सू मैंशन में सू वान अभी भी शेन के बारे में सोच रही होती है एंड उसके ग्रैंडफादर को इस चीज के बारे में पता होता है, इसीलिए वो सुवैन से इस चीज के बारे में पूछते हैं, लेकिन सुवैन इस चीज पर मना कर देती है कि वो शेन के बारे में नहीं सोच रही। सुवैन काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है, जिसके थोड़ी देर बाद सुवैन कन्फेस करती है कि वो शेन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। इस बात पर उसके ग्रैंडफादर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो यहाँ पर सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी देखना चाहते थे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज से 3 दिन बाद ये लोग शेन से इस चीज के बारे में बात करेंगे। मिस्टर सुवैन को बताते हैं कि वो इस चीज को चेक करेंगे कि शेन उससे सच में डिजर्व करता है या नहीं। सू इस बात को सुनकर कहती है कि अगर शेन इस टेस्ट को पास कर लेगा तो वो सभी लोगों को इस चीज के बारे में बता देगी कि वो एक ऐसे आदमी को चाहती है जिसे कि लिन फैमिली नहीं चाहती। मिस्टर लिन के ऑपरेशन होने के कुछ समय बाद डॉक्टर सन ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं एंड शन को बताते हैं कि ऑपरेशन ठीक रहा, अब वो रिलैक्स कर सकता है। शन डॉक्टर सन को शुक्रिया कहता है। हालांकि डॉक्टर सन शन को कहते हैं कि वो उस पिल को देकर मिस्टर लिन को ठीक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। शन डॉक्टर सन को अब अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे लिन फैमिली उसे एक डॉग से भी नीची नजरों से देखता है। लिन फैमिली के लिए शन एक सर्वेंट से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। हालांकि शन अपनी खुद की फैमिली में ही बड़ा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग उससे ऐसा टॉर्चर करते थे। अब क्योंकि शन का डाइवोर्स क्विंगशिंग से हो चुका है तो अब लिन फैमिली का उससे कोई नाता नहीं है। शन डॉक्टर सन को शुक्रिया कहता है। डॉक्टर सन शन से फॉर्मल बात ना करने के लिए कहता है। तभी वहां पर यांगिन आ जाता है, जो कि शेनशिंग को दोबारा से सबक सिखाने की कोशिश में होता है। यांगिन के साथ इतने आदमियों को देखकर शेन डॉक्टर सन से कहता है, मैं आपको इस चीज के बारे में भी बता रहा था। तभी वहां पर जिन्हो आता है। जिन्हो एक अमीर आदमी होता है, उसके पास काउंटलेस प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन वो भी सू फैमिली के सामने चाय कम पानी होता है। जिन्हो को वहां पर देखकर यांगिन को लगता है कि जिन्हो उससे मिलने के लिए आया हुआ है, लेकिन टू हिज सरप्राइज जिन्हो वहां पर शन से मिलने के लिए आया होता है। शन जिन्हो को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता, जिसके बाद जिन्हो शन से कहता है कि उसे उसके साथ उसके घर पर चलना चाहिए। यहाँ पर जो भी चीजें चल रही हैं वो उसे अपने आदमियों से कहकर संभाल लेगा। जिन्हो की बात सुनकर यांगिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिन्हो कॉर्डिली शेनशिंग को अपने घर पर इनवाइट करता है एंड उसे ये भी कहता है कि उसने अपने घर पर उसके लिए दावत रखी है, इसीलिए उसे उम्मीद है कि आज रात को शेन उसके साथ जरूर आएगा। शेन इस चीज के बारे में सोचता है, हालांकि वो इंटरेस्टेड नहीं होता, इसीलिए वो जिन्हो को मना कर देता है। शेन को मना करता हुआ देखकर जिन्हो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है एंड शन के सामने अपना सर झुकाते हुए उसे बताता है कि मिस सू ने उसे कहा कि अगर शन ने उसे माफ नहीं किया तो उसे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। जिन्हो के साथ आए हुए सारे लोग शन के सामने अपना सर झुकाते हैं एंड वो सभी लोग उससे भीख मांगते हैं कि वो आज रात उनके साथ डिनर पर आए। इन सभी लोगों में यांगिन के साथ आए हुए लोग भी होते हैं। यांगिन अपने आदमियों को ये सब करता हुआ देखकर चिढ़ जाता है। शन इस चीज के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो जिन्हो के घर पर आने के लिए मान जाता है। ये बात सुनकर जिन्हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो शन को वीआईपी इनविटेशन का कार्ड पकड़ा देता है। इसी दौरान यांगिन के साथ आए हुए आदमी यांगिन को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिगर बन चुका है और वो अब यांगिन की मदद नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो बाद में जरूर फंसेंगे। यांगिन अपने साथ आए हुए आदमियों के साथ भागता हुआ देखकर अब एक दूसरा प्लान बनाता है। वो अपने कुछ साथियों को कॉल करता है जो कि जिन्हो के इस पार्टी में आने वाले थे एंड वो उनके साथ मिलकर कुछ प्लान करता है। कुछ समय बाद शन जिन्हो के दिए गए एड्रेस पे पहुंचता है, जो कि एक इंपीरियल पैलेस होटल होता है एंड ये होटल बिन सिटी का सबसे ज्यादा लग्जूरियस होटल में से एक होता है। शन नॉर्मल से कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंचता है। वो उस पार्टी में किसी को भी नहीं जानता था। वो इधर उधर जिन्हो की तलाश करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट से होती है। ये दोनों क्लासमेट से ही शन की नहीं बनती थी और ये लोग भी शन को वहां पर सिर्फ सताने के लिए आए होते हैं। ये लोग मिलते ही शन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं एंड उसे एक लीचड़ आदमी कहते हैं। इन दोनों को ऐसा बात करता हुआ देखकर शन अपना मुंह फेर लेता है एंड उन्हें कहता है कि वो यहाँ पर किसी और से मिलने के लिए आया है। ये बात सुनकर शन की कलीग उसे कहती है कि कहीं वो यहाँ पर अपनी एक्स वाइफ से एक और बार मौका मांगने के लिए तो नहीं आया। इतना कहकर वो शन को क्विंगशिंग के सर्वेंट तक के लिए क्वालिफाइड ना होने के लिए क्रिटिसाइज करती है। शन इस बात को सुनकर अब अपनी फीमेल एक्स क्लासमेट एक्स कलीग को कहता है कि वो अभी भी उतनी घमंडी है जितनी वो पहले थी और उसके चेहरे पर सिर्फ रिंकल्स ही कम हुए हैं, ना कि उसका घमंड। ये चीज उसकी क्लासमेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एंड वो अपना हाथ ऊपर उठाती है शन को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर
पर उनकी एक और क्लासमेट आ जाती है जो कि अपेरेंटली उनके क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी एंड इसका नाम गोंगयाओ होता है। गोंगयाओ एंड शेनशिंग की अच्छी बनती है, इसीलिए गोंगयाओ यहाँ पर शन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है। गोंगयाओ अपने दोनों क्लासमेट से कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आकर झगड़ा करें। गोंगयाओ की बात सुनकर शन का एक्स क्लासमेट गोंगयाओ को एंड शन को बताता है कि ये जगह उसके बड़े भाई जिनहो की है और इसीलिए वो जैसी मर्जी यहाँ पर वैसे एक्ट कर सकता है। ये आदमी यहाँ तक नहीं रुकता एंड ये गोंगयाओ के पास जाकर उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। बीइंग अ गुड गाय, शन इस चीज को होता हुआ नहीं देख पाता एंड वो एक ही थप्पड़ में अपने मेल क्लासमेट को नीचे फेंक देता है। ये चीज देखकर गोंगयाओ एंड उसकी एक्स फीमेल क्लासमेट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये लोग अभी भी इस डेल्यूजन में होते हैं कि शेनशिंग इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि वो कुछ ऐसा पुट ऑन कर पाए। गोंगयाओ शन को समझाती है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये होटल जिनहो का है जो कि उनके क्लासमेट का बड़ा भाई है। शन गोंगयाओ से कहता है कि उसने गोंगयाओ के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की और इस जैसे आदमी को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए था और वैसे भी यहाँ पर कोई भी शन को टच करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये कहते ही वहां पर काफी ज्यादा बॉडीगार्ड्स का झुंड इकट्ठा हो जाता है। ये सभी बॉडीगार्ड्स शन के एक्स क्लासमेट के होते हैं। वो सभी लोग शन को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। शन की फीमेल क्लासमेट उसे कहती है कि आज शन का आखिरी दिन है। तभी वहां पर जिनहो आता है जो कि इतनी रकस को होता हुआ देखकर सभी से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अपने बड़े भाई जिनहो को वहां पर देखकर उसका छोटा भाई खड़ा हो जाता है एंड वो खुशी से अपने भाई को बुलाता है, लेकिन तभी जिनहो अपने भाई की बजाय शन के पास चला जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिनहो अपने होटल में ये सब होता हुआ देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। जिनहो का छोटा भाई यानी कि शन का क्लासमेट जिनहो से माफी मांगता है एंड ये कहता है कि वो नहीं जानता था कि शन जिनहो का भाई है और वो अब यहाँ से जाने की बात करता है। जिनहो उन दोनों को वहां से जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन तभी जब वो इस फ्लोर को अच्छे से चाट ले, जिनहो की बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद शन की फीमेल क्लासमेट शन के सामने माफी की भीख मांगती है, लेकिन शन उसे ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो उसके लेवल पर नहीं पहुंची है। जिनहो अब शन को टेबल पर लेकर जाता है, जिसके बाद वो शन को फ्रेंडशिप का एक टोकन पकड़ाता है। जो बॉक्स जिनहो शन को देता है उसके अंदर काफी ज्यादा महंगी अल्कोहल, एक क्रेडिट कार्ड एंड काफी महंगी सिगारेट्स होती हैं। शन उनमें से क्रेडिट कार्ड को उठा लेता है क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा था एंड उसे अल्कोहल एंड टैबेको में इंटरेस्ट नहीं था। अब जिनहो शन को असल बात बताता है जो कि ये होती है कि सुवेन जो है वो उससे काफी ज्यादा नाराज है अब क्योंकि अपकमिंग एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कि बिन सिटी के सारे वीआईपीज होंगे एंड ये मीटिंग सू फैमिली ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन क्योंकि सुवान जो थी वो जिनहो से नाराज थी इसीलिए इन सभी वीआईपीज में जिनहो को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है एंड जिनहो चाहता है कि शन जिनहो की मदद करे ताकि जिनहो भी इस बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर सके। और इसी कारण की वजह से ही जिनहो कब से शन को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि सुवान जो है वो शन से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। जिनहो शन से ये भी वादा करता है कि वो एक नए एरिया में कमर्शियल नेबरहुड को ओन करता है, तो अगर शन बिजनेस मीटिंग में पहुंचने में जिनहो की मदद करेगा तो वो इस कमर्शियल नेबरहुड एरिया को शन के नाम कर देगा। शन इस चीज के बारे में सोचता है, जिसके बाद उसे लगता है कि कमर्शियल एरिया में काफी ज्यादा हर्ब्स हो सकते हैं जो कि उसकी कल्टीवेशन में मदद करेंगे, इसीलिए वो इस चीज के लिए मान भी जाता है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद शन बाहर आता है, आसमान की तरफ देखने लगता है। मीनवाइल शन के जो एक्स क्लासमेट्स होते हैं जो कि उसे परेशान कर रहे थे उन्हें फ्लोर को चाटना पड़ता है एंड उनकी बहुत ज्यादा ही बेइज्जती होती है। तभी शन के मोबाइल पर एक रिंग आती है। ये रिंग लिन फैमिली के हेड की होती है। लिन फैमिली ये वही फैमिली थी जिसने शन को पाला पोसा तो लेकिन उसे परेशान भी बहुत किया। ये कॉल होता है ग्रैंडफादर लिन की तरफ से। शन इस फोन को पिक करता है, जिसके बाद मिस्टर लिन शन को कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात शन